मूवी की शुरुआत एक डरावनी जानकारी से होती है। हमें बताया जाता है कि हाइड्रोफोबिया का पहला मामला 2300 BC में दर्ज किया गया था। इस बीमारी से संक्रमित जानवर पानी देखते ही बेकाबू और हिंसक हो जाते थे। अगर 48 घंटों के अंदर इलाज न मिले तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। आज इसी बीमारी को हम रेबीज के नाम से जानते हैं, एक ऐसा वायरस जो पागलपन और मौत का कारण बनता है। इसके बाद सीन कट होता है एक एनिमल क्लिनिक पर, जहाँ जानवरों के डॉक्टर डग लंब एक पालतू चिंपैंजी बेन का चेकअप करने उसके केज में जाते हैं। लेकिन जो एक सामान्य चेकअप होना चाहिए था वो अचानक खौफनाक हादसे में बदल जाता है। बेन बुरी तरह उग्र हो जाता है और डग पर हमला कर देता है, इतनी बेरहमी से कि उसका आधा चेहरा तक नोच डालता है। लेकिन सवाल ये है कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका जवाब जानने के लिए कहानी हमें 36 घंटे पीछे ले जाती है। हम मिलते हैं कॉलेज स्टूडेंट लसी से, जो काफी समय बाद अपने घर हवाई लौट रही है। उसके साथ है उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त केट। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि वे अपने गले में आधा आधा दिल वाला पेंडेंट पहनती हैं, जैसे एक दिल दो हिस्से। लेकिन इस ट्रिप में एक ट्विस्ट है। केट ने चुपचाप एक और लड़की हैना को भी साथ आने का न्योता दे दिया है, एक हाई क्लास एटीट्यूड वाली लड़की जिससे वो अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहती है। लसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। जब प्लेन में लसी की नजर हैना पर पड़ती है तो उसके चेहरे की खुशी तुरंत फीकी पड़ जाती है। उसे हैना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती बचाने के लिए वो चुप रह जाती है। फ्लाइट के दौरान उन्हें दो और लड़के मिलते हैं, ड्रू और ब्रैड। दोनों हवाई सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे थे। हैना मौके को हाथ से जाने नहीं देती और बड़े आराम से दोनों के नंबर केट के फोन में सेव करवा लेती है। हवाई लैंड करते ही एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आता है केट का भाई निक। जैसे ही लसी की नजर निक पर पड़ती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसे पसंद करती है। मगर उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई ये बात कहने की। लसी का पूरा परिवार इस राज को जानता है और चाहता है कि वो निक को प्रपोज कर दे, लेकिन लसी हर बार चुप रह जाती है। और दूसरी तरफ निक, वो लसी को बस एक छोटी बहन की तरह देखता है। सबसे दुखद बात, लसी को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। उधर हैना की नजर भी निक पर टिक चुकी है और वो उन लड़कियों में से है जो इंतजार नहीं करती, सीधा एक्शन लेती हैं। चारों आखिरकार लसी के घर पहुंचते हैं, एक शानदार लेकिन सुनसान जगह पर बना घर जो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर है। आसपास दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं। घर में मौजूद हैं लसी के पिता एडमम। वे ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। वे साइन लैंग्वेज से बातचीत करते हैं, ठीक वैसे जैसे एक चिंपैंजी इशारों से अपनी बात समझाता है। एडमम एक मशहूर लेखक हैं और ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अगले दिन उन्हें अपनी नई किताब की साइनिंग इवेंट में जाना है, जहाँ एक बड़ी मूवी डील भी फाइनल होने वाली है। फैमिली में लसी की छोटी बहन एरिन भी है, जो उससे नाराज है क्योंकि लसी बिना बताए अचानक घर छोड़कर चली गई थी और अब उतनी ही अचानक वापस आ गई है। लसी उससे माफी मांगती है। थोड़ी बातचीत के बाद एरिन का गुस्सा कम हो जाता है। लसी अपने साथ एक टेडी बियर भी लाई है, लेकिन वो एरिन के लिए नहीं बल्कि उनके पालतू चिंपैंजी बेन के लिए है। वही बेन जिसे हमने शुरुआत में डॉक्टर पर हमला करते देखा था। टेडी देखते ही बेन बेहद खुश हो जाता है। बेन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उसे लसी की माँ घर लाई थी, जिनकी पिछले साल कैंसर से मौत हो गई थी। वे एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थी, भाषाओं का अध्ययन करती थीं। उनका सपना था इंसानों और चिंपैंजी के बीच संवाद का एक पुल बनाना। बेन उनका टेस्ट सब्जेक्ट था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसे घर लाया गया। उन्होंने उसे एक खास साउंड बोर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए कम्युनिकेट करना सिखाया। टैबलेट पर कई बटन होते हैं, हर बटन एक शब्द या भावना से जुड़ा हुआ। बेन उन बटनों को टच करके अपनी बात कह देता है। अभी भी वो टेडी पाकर खुशी जाहिर कर रहा है और सबसे हैरानी की बात, वो असाधारण रूप से बुद्धिमान है। लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगता है ना। अकेली नीचे स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है। शांत रात, ठंडी हवा और पानी की हल्की लहरें। तभी बेन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार सामान्य नहीं है। पानी को देखते ही वह बेचैन होने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें लाल और मुंह से झाग जैसा कुछ निकलने लगता है। अचानक वो हैना का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत है। वो चीखते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। हैना डर के मारे कांप रही थी। तभी पीछे से एडमम आकर एक तेज सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज सुनते ही बेन अचानक शांत हो जाता है और पीछे हट जाता है, जैसे वो इस आवाज को पहले से पहचानता हो। एडमम अपने फोन में टाइप करके हैना को बताते हैं कि बेन अजनबियों के सामने अक्सर अजीब व्यवहार करता है। फिर वे उसे लेकर उसके केज की तरफ जाते हैं, लेकिन केज के अंदर जो दिखता है वो और भी डरावना है। वहाँ एक मरा हुआ नेवला पड़ा है, बुरी तरह कुचला हुआ। बेन अपने साउंड बोर्ड पर इशारों में बताता है, इसने मुझे काटा, मैंने इसे मार दिया। एडमम ध्यान से देखते हैं तो बेन की बाजू पर गहरा घाव नजर आता है। वे बेन को केज में बंद कर देते हैं और नेवले की लाश अपने साथ ले जाते हैं। और यही दर्शक समझ जाते हैं उस नेवले में रेबीज था और अब बेन भी संक्रमित हो चुका है। उसका अजीब व्यवहार अब धीरे धीरे जानलेवा बनने वाला है। यहीं से असली खौफ शुरू होता है। अगली सुबह एडमम दोनों बेटियों को बताते हैं कि नेवले ने बेन को काट लिया है। वे नेवले को लैब में टेस्ट के लिए छोड़ेंगे और डॉक्टर लैम्बर्ट को बेन का चेकअप करने भेज देंगे। तब तक बेन को केज में बंद ही रहने देना है। इतना कहकर वे बुक साइनिंग के लिए निकल जाते हैं और इधर घर में पूल पार्टी शुरू। शाम को चारों साथ बैठे चिल कर रही हैं। लसी देख रही है कि निक और हैना की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो आज रात मामला हाथ से निकल जाएगा। लसी चाल चलती है। वो हैना से कहती है, प्लेन में जो दो लड़के मिले थे उन्हें कॉल क्यों नहीं करती। हैना समझ जाती है कि लसी क्या चाहती है, निक के सामने उसका ध्यान भटकाना। लेकिन लसी को नहीं पता असली खिलाड़ी कौन है। हैना मुस्कुराकर फोन लसी के
हाथ में थमा देती है, तुम ही बुला लो। अब लसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, मजबूरन उसे ड्रू और ब्रैड को पार्टी में बुलाना पड़ता है। उधर केट थोड़ी ज्यादा ही नशे में थी। लसी उसे सुलाने चली जाती है। बस इतने में निक और हैना एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ये देखकर लसी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती और चुपचाप सोने चली जाती है। इसी दौरान डॉक्टर लैम्बर्ट बेन के केज में पहुंचते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेन पूरी तरह जंगली हो चुका है। वो डॉक्टर पर बेरहमी से हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर केज से निकलकर घर के अंदर पहुंच जाता है। रात में केट पानी पीने के लिए उठती है और सामने अंधेरे में उसे दिखता है बेन। उसका चेहरा विकृत, आंखें खून सी लाल, मुंह से झाग। वो धीरे धीरे केट की तरफ बढ़ता है। केट घबराकर पीछे हटती है और दरवाजा बंद कर देती है। बेन दरवाजे के शीशे से उसे घूरता रहता है। उसका डिस्टॉर्टेड चेहरा और भी डरावना लग रहा है। यही सीन बाद में काफी वायरल होता है। केट चीखकर लसी को बुलाती है, लेकिन तब तक बेन गायब हो चुका होता है। लसी को जमीन पर पड़ा वही टेडी बियर मिलता है जिस पर खून लगा हुआ है। तभी एरिन भी आ जाती है और तभी नीचे पूल साइड से हैना की चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर नीचे पहुंचते हैं। बेन हैना पर झपटने ही वाला है और उसे बचाने के लिए बीच में खड़ा है निक। लसी को देखते ही बेन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अब सब समझ चुके हैं वो बिना वजह आक्रामक हो रहा है। वो सबके लिए खतरा है। लसी प्यार से उसे बहलाती है और किसी तरह रस्सी से बांध देती है, लेकिन बेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ जाता है। एरिन कहती है डॉक्टर लैम्बर्ट को बुलाओ। फोन मिलाया जाता है और तभी सब सुनते हैं फोन की घंटी घर के अंदर ही बज रही है। डॉक्टर का फोन बेन के केज के पास। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, बेन रस्सी काटकर आजाद हो जाता है और बिजली की रफ्तार से एरिन पर झपट पड़ता है। वो उसकी टांग में अपने दांत गड़ा देता है और मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लेता है। एरिन की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। एरिन की टांग से मांस का टुकड़ा उखड़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके दिमाग में एक ही सवाल, जब ये अपने ही परिवार को नहीं छोड़ रहा तो बाकी लोग क्या हैं इसके लिए। अब तक लसी को भरोसा था कि बेन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब उसने एरिन पर हमला कर दिया जो बचपन से उसके साथ पली बड़ी थी, तो लसी भी समझ गई कि अब वो पुराना बेन नहीं रहा। हैना घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। पूरा माहौल पैनिक से भर चुका है। तभी निक दिमाग लगाता है, सब लोग जल्दी पूल में कूदो। बेन को तैरना नहीं आता। एक सेकंड भी गंवाए बिना सब पानी में छलांग लगा देते हैं। बेन पूल के किनारे खड़ा बस घूरता रह जाता है। उसे तैरना नहीं आता और ऊपर से रेबीज पानी का डर उसे और पीछे रोके हुए है। एरिन की हालत गंभीर थी। उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था। सबने मिलकर पूल के जालीदार केज का सहारा लेते हुए किसी तरह कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश की। अब तस्वीर साफ थी। केज में मिला मरा हुआ नेवला, बेन का घाव, उसका पागलपन। बेन को रेबीज हो चुका था और अब एरिन भी संक्रमित हो सकती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना 48 घंटे बाद कोई इलाज नहीं। लेकिन कैसे जाएं? सामने तो मौत बैठी है। वे सब मिलकर चीखने लगते हैं, पर समुद्र के किनारे बने उस सुनसान घर में उनकी आवाज सुनने वाला कौन? उधर बेन दीवार के सहारे चढ़कर ठीक पूल के सामने बने किनारे पर आ बैठता है। निक प्लान बनाता है, इसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। यही मौका है। वो पूरी ताकत से बेन को धक्का देता है। बेन नीचे गिरता है, लेकिन वो इंसान नहीं, चिंपैंजी है। वह चट्टान पकड़कर लटक जाता है। निक नीचे झाँक कर देखता है और उसी पल बेन उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। निक सिर के बल नीचे गिरता है। एक भयानक आवाज और सब खत्म। उसकी गर्दन टूट चुका थी। केट पागलों की तरह भाई का बदला लेने दौड़ती है, लेकिन हैना उसे रोक लेती है, वरना वो भी मारी जाती। अब बेन फिर से किनारे बैठा है और पूल में फंसे चारों की हालत बदतर होती जा रही है। एरिन की हालत गिरती जा रही थी। तभी लसी की नजर पड़ती है पूल फ्लोट पर। वो जान जोखिम में डालकर अकेली बाहर निकलती है। धीरे धीरे बिना आवाज किए फ्लोट उठाती है और पूल में सरका देती है। एरिन को उस पर लिटा दिया जाता है। थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लसी खुद पूल में नहीं कूदती। उसे दिखता है केट का फोन जो बेन के पास ही पड़ा है। बेन इस वक्त अपने आप में खोया बैठा है। लसी सोचती है ये मौका है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है, बस फोन उठाने ही वाली होती है, तभी फोन बज उठता है। रिंगटोन सुनते ही बेन फिर भड़क जाता है। वो लसी पर झपटने ही वाला होता है कि उसी समय हैना गेट की तरफ आकर उसका ध्यान भटका देती है। बेन गेट की तरफ लपकता है। हैना तुरंत वापस पूल में कूद जाती है और उसी पल लसी फोन उठाकर सही समय पर पूल में छलांग लगा देती है। लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी है। टच ठीक से काम नहीं कर रहा। किसी का नंबर डायल नहीं कर पा रहे। मजबूरन वे रीसेंट कॉल्स में सबसे ऊपर वाले नंबर पर वीडियो कॉल कर देते हैं, ड्रू और ब्रैड। वे उन्हें सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ऊपर से अचानक बेन तार पर लटक कर झूलता हुआ आता है। वो हैना के बाल पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। हैना दर्द से चीखती है। उसके बाल जड़ों से उखड़ने लगते हैं। आखिरकार वो किसी तरह छूटकर वापस पानी में गिरती है। इस बीच फोन पानी में गिरकर पूरी तरह खराब हो चुका है। अब उनके पास न मदद है, न संपर्क, न रास्ता। और ऊपर किनारे पर बैठा बेन अपने टैबलेट पर लगातार बटन दबा रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। बेन अपने टैबलेट पर बार बार एक ही आइकन दबा रहा था, डेड, जैसे वो खुद अपनी हालत समझ रहा हो या शायद किसी आने वाली मौत की चेतावनी दे रहा हो। उधर जिस लैब में एडमम ने नेवले की बॉडी दी थी, वहाँ से मैसेज आ चुका था, नेवले में रेबीज था। लेकिन एडमम इस बात को पूरी तरह सीरियस नहीं लेते। उनके दिमाग में बस एक ही बात, हवाई में रेबीज होता ही नहीं। लैब वाले खुद हैरान हैं। वे दोबारा टेस्ट की बात करते हैं और एडमम आराम से अपनी बुक साइनिंग में लग जाते हैं। वे लसी को कॉल करते हैं, लेकिन फोन घर में ऊपर पड़ा है। इधर पूल में थके हारे चारों
कुछ देर के लिए सो जाते हैं। जब लसी की आंख खुलती है, बेन वहाँ नहीं है। खतरा फिर से आजाद है। लसी तय करती है कि ऊपर जाकर निक का फोन लाएगी। केट उसे अकेले नहीं जाने देती। मैं भी चलूंगी। दोनों धीरे धीरे ऊपर पहुँचती है। फोन मिल भी जाता है, लेकिन किस्मत फिर दगा देती है। फोन उठाते वक्त लसी का पैर टीवी रिमोट पर पड़ जाता है। टीवी ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर चल रहा है डोरा दी एक्सप्लोरर। उसमें बंदर वाला किरदार और तेज आवाज। टीवी की आवाज सुनते ही बेन बिजली की तरह ऊपर भागता है, लेकिन उसके आने से पहले ही दोनों अलमारी में छिप चुकी थीं। कुछ पल सब शांत, फिर टीवी पर आवाज गूंजती है, स्वाइपर नो स्वाइपिंग। बेन अचानक गुस्से में टीवी पर मुक्का मारता है। स्क्रीन चकनाचूर। घबराहट में अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज निकल जाती है, लोकेशन रिवील। बेन अलमारी का दरवाजा तोड़ देता है, अपना सिर अंदर घुसाकर सीधे उनके सामने एकदम द शाइनिंग जैसा खौफनाक सीन। दोनों कोने में मुंह दबाकर बैठी रहती हैं, सांस तक रोक लेती हैं। कुछ सेकंड बाद बेन हट जाता है। उन्हें लगता है खतरा टल गया। जैसे ही लसी बाहर निकलकर फोन उठाती है, ऊपर बैठे बेन ने झपटकर फोन तोड़ना शुरू कर दिया। केट हिम्मत दिखाती है। वो बेन को धक्का मारती है और लसी का हाथ पकड़कर नीचे भागती है। दरवाजा बंद, बेन अंदर। केट दरवाजा पकड़े खड़ी है, लेकिन बेन सीधे दरवाजे का शीशा तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागती हैं। इस बार केट नहीं बचती। बेन उसे सीढ़ियों पर गिराकर एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। लसी के सामने उसकी चीख गूंजती रह जाती है। अब बारी लसी की थी। बेन उसकी तरफ बढ़ता है, तभी सही वक्त पर हैना पीछे से उसके गले में रस्सी डाल देती है। बेन झपटता है। हैना रस्सी पकड़े सीधे पूल में कूद जाती है। लसी भी साथ कूदती है। दोनों पूरी ताकत से रस्सी खींचती हैं ताकि बेन पानी में गिर जाए, लेकिन बेन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो रस्सी वापस खींच लेता है। उधर एडमम लगातार लसी को मैसेज कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। आखिरकार वे डील छोड़कर घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर थोड़ी देर बाद घर में पहुंचते हैं ड्रू और ब्रैड। उन्हें अंदाजा नहीं कि वे मौत के घर में कदम रख चुके हैं। दोनों अलग अलग होकर लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। ड्रू सीधा बेन के सामने पड़ जाता है। बेन उसे बेड पर गिरा देता है। ड्रू घबराहट में लगातार बोलता जा रहा है। तभी बेन उसका निचला जबड़ा ही उखाड़ देता है। फिर टैबलेट पे कुछ टच करता है, जैसे ताना मार रहा हो, बहुत बोल रहा था, अब बोल। ब्रैड नीचे लड़कियों को देख लेता है। वो मदद करने की कोशिश करता, लेकिन तभी ड्रू का उखड़ा हुआ जबड़ा उसके सामने आ गिरता है और उसके पीछे बेन ब्रैड शवल उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसी शवल से उसका सिर तब तक मारता है जब तक वो सपाट नहीं हो जाता। उधर मौका देखकर हैना फिर हिम्मत दिखाती है। वो पूल से निकलकर चुपचाप ऊपर जाती है। निक का फोन और कार की चाबी उठाती है और भागकर कार में जाकर बैठ जाती है। हैना ने जिस चाबी को उठाया था वो उसकी कार की नहीं थी, वो ड्रू और ब्रैड की कार की चाबी थी। उसे साथ वाली कार में बैठना था, लेकिन अब बाहर निकलना नामुमकिन था क्योंकि बाहर बेन घूम रहा था। वो कार लॉक करके खुद को सुरक्षित समझ रही थी, लेकिन बेन ने बाहर खड़े खड़े एक बटन दबाया और कार अनलॉक। हैना घबरा कर फिर लॉक करती, बेन फिर अनलॉक। ये लॉक अनलॉक का खौफनाक खेल कुछ सेकंड चलता रहा। इसी बीच हैना पुलिस को कॉल लगा देती है। उधर से आवाज आती है, आपका एड्रेस, लेकिन हैना को घर का पूरा पता ही नहीं पता। और तभी पीछे से कार का दरवाजा खुलता है। बेन अंदर घुस आता है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ चीखों से भरे हैं, हैना की और बेन की। फोन के दूसरी तरफ बैठी पुलिस ऑफिसर ने सब सुना होगा। ये सीन साफ तौर पर इंस्पायर्ड है एक रियल केस से, ट्रेविस, जहाँ एक महिला ने पालतू चिंपैंजी पाला था और उसी चिंपैंजी ने उसकी दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस कॉल की रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड से आती चीखें आज भी लोगों को सहरा देती हैं। मूवी ने उसी रियल लाइफ केस से प्रेरणा लेकर ये सीन रचा है, एक किलर चिंपैंजी और फोन पर गूंजती असहाय चीखें। कुछ देर बाद लसी भी पूल से बाहर निकलती है। घर के अंदर हर तरफ सन्नाटा और खून के निशान। वो बेन को ढूंढ रही होती है कि अचानक उसके पैर में कांच घुस जाता है। दर्द से निकली उसकी चीख बेन तक पहुंच जाती है। वो तुरंत उसके सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे एडमम घर पहुंच चुके होते हैं। वे बिना बाहर खड़ी कार में झांके सीधे अंदर चले आते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि घर में क्या नरसंहार हो चुका है, क्योंकि उनके लिए सब साइलेंट है। बेन अब एडमम के पीछे है। लसी दौड़कर उन्हें बचाने आती है और अब बेन का निशाना लसी है। पीछे चीख पुकार, टूटती चीजें, खून, लेकिन एडमम को कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे ही बेन लसी पर झपटने वाला होता है, एरिन बीच में आ जाती है और बेन उसे दोबारा नोचने लगता है। लसी फिर भिड़ती है। इस बार बेन उसका जबड़ा पकड़ चुका है। जैसे ड्रू के साथ किया था वैसा ही करने वाला था। तभी एडमम की नजर पड़ती है ड्रू की लाश पर। अब उन्हें समझ आ चुका है मामला बेहद गंभीर है। वे तुरंत बाहर आते हैं और अपनी सीटी बजाते हैं, वही सीटी जिससे बेन पहले शांत हो जाता था, लेकिन अब वायरस ने उसकी सारी ट्रेनिंग मिटा दी है। सीटी की आवाज पर शांत होने की बजाय बेन सीधे एडमम पर टूट पड़ता है। अब पूरा परिवार एक साथ उससे भिड़ रहा है, फिर भी ताकत में बेन भारी है। आखिर में एडमम आखिरी दांव खेलते हैं। वे पास पड़ी बोतल उठाकर पूरी ताकत से बेन के चेहरे पर मारते हैं। बोतल टूट जाती है और उसी टूटी हुई बोतल को उसकी छाती में घोंप देते हैं। एक आखिरी तड़प
और बेन जमीन पर गिर जाता है। बॉटल सीने में घुसते ही लगा सब खत्म हो गया है। एडमम, लसी और एरिन तीनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। घर खून से सना है, लेकिन कम से कम वे जिंदा हैं। उसी पल पीछे से तेज कदमों की आवाज। बेन एक बार फिर वो आखिरी बार झपटता है। इस बार लसी पीछे नहीं हटती, वह सामने अड़ जाती है। दोनों बालकनी की तरफ लड़ते लड़े पहुंचते हैं और साथ में नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते वक्त एडमम लसी का हाथ पकड़ लेते हैं, पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन बेन वो नीचे गिरकर उन लकड़ी के टूटे बॉक्सों पर जा गिरता है जो पहले ही टूटकर नुकीले टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। लकड़ियां उसके आर पार हो जाती हैं। इस बार सच में अंत। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हैना की कॉल ट्रेस कर ली गई थी। एरिन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे वादा किया जाता है अब कोई उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। घर के बाहर नीली लाल लाइट्स चमक रही हैं। अंदर खामोशी। सब कुछ खत्म हो चुका है, या शायद नहीं। अचानक बेन के टैबलेट से आवाज आती है, लसी बैड। लसी का दिल जैसे गले में अटक जाता है। क्या वो अभी जिंदा है? सबकी नजर उस टैबलेट पर जाती है। तभी पता चलता है पुलिस वाले जब सबूत के तौर पर टैबलेट उठा रहे थे तब गलती से दो आइकन एक साथ टच हो गए थे, लसी और बैड। बस एक टेक्निकल गलती। कोई आखिरी संदेश नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई रहस्य नहीं। और इसी अजीब डरावने लेकिन कड़वे सन्नाटे के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रीमेट फिल्म की कहानी। अगर आपको ये प्रीमेट की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगा अगली बार ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।